हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू द मेड प्रोजेक्ट। और आज के वीडियो में हम जनरल पैथोलॉजी का सेकंड लास्ट पार्ट देखने जा रहे हैं। आपका अभी जनरल पैथोलॉजी जो फर्स्ट पार्ट हमने स्टार्ट किया था उसका ये सेकंड लास्ट पार्ट है, और जो अगला पार्ट होगा उसमें हम जनरल पैथोलॉजी पूरा एंड कर लेंगे। तो जनरल पैथोलॉजी का जो सेकंड लास्ट पार्ट है वो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो है सर्कुलेटरी डिस्टर्बेंस। सर्कुलेटरी डिस्टर्बेंसेस यानी कि क्या, जो भी आपका नॉर्मल सर्कुलेशन चलता है, बॉडी का सर्कुलेशन, आर्टरीज वेन्स में जो ब्लड जाता है या फिर ब्लड सर्कुलेट होता है, उसमें जो डिस्टर्बेंसेस आते हैं उसको हम क्या कहते हैं, सर्कुलेटरी डिस्टर्बेंस। अभी हमने सर्कुलेटरी डिस्टर्बेंसेस को तीन कैटेगरीज में डिवाइड किया है। फर्स्ट वन का है थ्रोम्बोसिस, देन एम्बोलिज्म और शॉक। तो हम ये तीन डिसीज कंडीशन के बारे में इसमें पढ़ेंगे। तो आज के वीडियो में हम क्या देखने वाले हैं, थ्रोम्बोसिस देखने वाले हैं। अभी थ्रोम्बोसिस पर आपके लिए कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो थ्रोम्बोसिस पर आपके लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट है उसका डेफिनेशन तो इंपॉर्टेंट ही है। देन उसके बाद उसका पैथोफिजियोलॉजी यानी कि थ्रोम्बोसिस आपके बॉडी में या फिर वेसल्स में, आर्टरीज में कैसे फॉर्म होता है, इस पर आपको क्वेश्चन आता है जिसमें आपको वर्चुअल स्टेट ये आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है। और नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है कॉम्प्लिकेशंस ऑफ द थ्रोम्बोसिस, यानी कि थ्रोम्बोसिस अगर आपके किसी वेसल में हो जाता है तो आप में कौन से कॉम्प्लिकेशंस आ सकते हैं, या फिर थ्रोम्बोसिस के कारण आप में कौन सी डिसीज कंडीशन हो सकती है, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो हम आज के वीडियो में सिर्फ थ्रोम्बोसिस के पैथोफिजियोलॉजी के बारे में देखेंगे, और इसका जो नेक्स्ट वीडियो रहेगा तो उसमें हम थ्रोम्बोसिस के कॉम्प्लिकेशंस देखेंगे। वो बहुत ही छोटा वीडियो रहेगा, पर जो मेन वीडियो या फिर जो इंपॉर्टेंट है वो आपका पैथोफिजियोलॉजी है थ्रोम्बोसिस का। तो सबसे पहले देखते हैं थ्रोम्बोसिस यानी कि क्या होता है। यानी थ्रोम्बोसिस क्या होता है, थ्रोम्बोसिस यानी कि जो भी हमारा सर्कुलेशन में कुछ डिस्टर्बेंस आ जाते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, सर्कुलेटरी डिस्टर्बेंस। और थ्रोम्बोसिस यानी कि क्या, जब भी हमारा नॉर्मल सर्कुलेशन चलता है तो नॉर्मल सर्कुलेशन को में जो ब्रेक्स आते हैं, अभी वो ब्रेक्स की वजह से थ्रोम्बोस फॉर्म हो जाते हैं। या फिर यानी कि जो आपका ऐसा नॉर्मल ब्लड फ्लो चल रहा है तो इधर इसमें डिस्टर्बेंसेस आना या फिर इसको रोक देता है, और ये जो रोकने वाली चीज़ है उसे हम थ्रोम्बोसिस कहते हैं। अब यह थ्रोम्बोसिस किस चीज़ों का बना रहता है, जो भी हमारे ब्लड के कॉम्पोनेंट्स है उन ब्लड के कॉम्पोनेंट्स का एग्रीगेशन हो जाता है और वो हमारी वॉल आर्टरीज के वॉल पर ऐसा स्टक हो जाते हैं। इस कंडीशन को हम क्या कहते हैं, थ्रोम्बोसिस। अभी ये हुआ इन जनरल। अभी प्रॉपर डेफिनेशन क्या है, फॉर्मेशन ऑफ द सॉलिड मास, यानी कि ये क्या है, एक सॉलिड मास है, सॉलिड फॉर्मेशन ऑफ सॉलिड मास इन सर्कुलेशन। किसमें, जो हमारा नॉर्मल सर्कुलेशन चल रहा था उस सर्कुलेशन में क्या हुआ है, एक सॉलिड मास फॉर्म हुआ है, विच कंटेन द कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ ब्लड फ्लोइंग ब्लड। यानी कि अब ये सॉलिड मास किससे बना है, जो भी हमारे फ्लोइंग ब्लड के कंस्टिट्यूएंट्स है उनसे बना है, जिसे हम क्या कहते हैं, थ्रोम्बोसिस कहते हैं। अभी फ्लोइंग ब्लड के कंस्टिट्यूएंट्स क्या होते हैं, यानी कि जब भी ब्लड फ्लो करता है तो उसमें क्या क्या रहते हैं, तो उसमें सबसे मेन है आपके प्लेटलेट्स रहते हैं, देन डब्ल्यूबीसी रहता है, आरबीसीज रहते हैं। तो ये तीन मेन कंपोनेंट्स है हमारे फ्लोइंग ब्लड के। देन और भी रहते हैं, कोलाजन रहता है, फाइब्रिन रहते हैं। तो इन सब चीज़ें, और फिर क्लॉटिंग फैक्टर रहते हैं। जब इन सब चीज़ों का एग्रीगेशन हो जाता है, जब भी कोई इंजुरी वगैरह होती है तो उस कंडीशन में ऐसा थ्रोम्बोसिस फॉर्म हो जाता है आपकी आर्टरीज के वॉल पर। उस कंडीशन को हम क्या कहते हैं, थ्रोम्बोसिस कहते हैं। जो ये जो फॉर्म हुआ इसे हम क्या कहते हैं, थ्रोम्बोस कहते हैं। अभी थ्रोम्बोसिस का है प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन। इसके पहले हम क्या लगाएंगे, एक वर्ड लगाएंगे, प्रोसेस of formation of solid mass in a circulation which contain the constituents of flowing blood। तो ये हुई हमारे थ्रोम्बोसिस की डेफिनेशन। थ्रोम्बोसिस यानी कि क्या, एक ऐसी प्रोसेस, किसकी प्रोसेस है, फॉर्मेशन ऑफ द सॉलिड मास। सॉलिड मास फॉर्म होता है हमारे सर्कुलेशन में, जो कि किससे बना होता है, जो भी हमारे फ्लूइड ब्लड के कंस्टिट्यूएंट्स है उनसे जो बनता है उसे हम थ्रोम्बोसिस कहते हैं। तो अभी हम नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट देखने जा रहे हैं, इसका पैथोफिजियोलॉजी। अभी पैथोफिजियोलॉजी हमने फर्स्ट पार्ट में देखा था कि पैथोफिजियोलॉजी का मीनिंग क्या रहता है। तो देखो हमारा फर्स्ट कंडीशन आ गया जिसमें हम पैथोफिजियोलॉजी के बारे में पढ़ेंगे। तो उधर मैंने बताया था पैथोफिजियोलॉजी क्या रहता है। तो पैथोफिजियोलॉजी यानी कि क्या, जब भी किसी डिसीज का स्टेप वाइज प्रोग्रेशन होता है या फिर स्टेप वाइज डेवलपमेंट होता है, उस कंडीशन को हम क्या कहते हैं, पैथोफिजियोलॉजी। अभी हम देखते हैं कि थ्रोम्बोसिस कैसे स्टेप वाइज होता है। तो इसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारा वर्चुअस स्टेट। वर्चुअस स्टेट क्या है, वर्चुअस स्टेट हमारे इस पैथोफिजियोलॉजी को शो करता है या फिर डिनोट करता है। तो वर्चुअस स्टेट आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पैथोलॉजी में बहुत बार पूछा गया हुआ क्वेश्चन है कि वर्चुअस स्टेट क्या होता है या फिर थ्रोम्बोसिस की पैथोफिजियोलॉजी क्या है। तो वर्चुअस स्टेट के तीन मेन इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स है, जो कि अल्टर ब्लड फ्लो, एंडोथेलियल इंजुरी एंड हाइपरकोएगुलेबिलिटी। अभी ये तीन मेन कॉजेस है किसके, हमारे जो थ्रोम्बोसिस है, थ्रोम्बोसिस होने के जो तीन मेन कॉजेस है वो कौन सा है, अल्टर ब्लड फ्लो, देन हाइपरकोएगुलेबिलिटी
एंड एंडोथेलियल इंजुरी। अभी जब एंडोथेलियल इंजुरी होती है तो ब्लड फ्लो में अल्टरेशन आ जाता है, ब्लड फ्लो में अल्टरेशन आ जाता है तो थ्रोम्बोसिस हो जाता है, या फिर ब्लड फ्लो हाइपरकोएगुलेबिलिटी को कॉज करेगा और हाइपरकोएगुलेबिलिटी की वजह से थ्रोम्बोसिस हो जाएगा। अभी हाइपरकोएगुलेबिलिटी यानी कि क्या, जो आपके ब्लड का विस्कोसिटी है वो बढ़ जाता है। एंडोथेलियल इंजुरी यानी कि क्या, जो भी आपकी ऐसी आर्टरीज है या फिर वेसल्स है तो उस वेसल के वॉल पर क्या रहती है, एंडोथेलियल लाइन रहती है। जब भी इस एंडोथेलियल लाइन में कुछ इंजुरी आ जाती है तो उसकी वजह से या तो डायरेक्टली थ्रोम्बोसिस होगा, या फिर एंडोथेलियल इंजुरी के बाद हाइपरकोएगुलेबिलिटी होगी और फिर थ्रोम्बोसिस होगा, या फिर एंडोथेलियल इंजुरी के बाद आपका ब्लड में ब्लड फ्लो का अल्टरेशन आएगा, यानी कि जो एक्सियल फ्लो है ब्लड का वो अल्टर हो जाएगा और फिर थ्रोम्बोसिस होगा। तो ऐसी है वर्चुअल स्टेट की पैथोफिजियोलॉजी या फिर हमारे थ्रोम्बोसिस की पैथोफिजियोलॉजी। तो हम एक के बाद एक को देखते हैं। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं एंडोथेलियल इंजुरी। तो हमारे जो एंडोथेलियल, सबसे पहले एंडोथेलियल लाइन, आपको एंडोथेलियल लेयर या फिर एंडोथेलियल लाइन क्या होती है ये आपको बता दें। तो ये आपकी नॉर्मल एक आर्टरी और इसके बीच में मैंने जो निकाला है इसे हम एंडोथेलियल लाइन कहते हैं या फिर एंडोथेलियल लाइनिंग कहते हैं, जो कि हमारे आर्टरीज के वॉल पर प्रेजेंट रहती है। तो जब भी इस एंडोथेलियम, ये जो लाइन है, इस लाइन को जब भी इंजुरी हो जाती है तब क्या होता है, ब्लड फ्लो अल्टर हो जाता है। ब्लड फ्लो अल्टर होने के बाद थ्रोम्बोसिस होता है या फिर डायरेक्टली भी थ्रोम्बोसिस कॉज करता है। तो नॉर्मल एंडोथेलियम कंटेंट, यानी कि ये जो हमारा जो आर्टरीज का जो एंडोथेलियम है वो नॉर्मली कौन से प्रोडक्ट बनाता है या फिर कौन से प्रोडक्ट स्टोर करता है, एंटी थ्रोम्बोटिक फैक्टर कहते हैं हम उसको। एंटी थ्रोम्बोटिक यानी कि क्या, जो थ्रोम्बोसिस होने से बचाते हैं। एंटी थ्रोम्बोटिक यानी कि थ्रोम्बोसिस से ऑपोजिट एक्टिविटी दिखाने वाले एंटी थ्रोम्बोटिक फैक्टर वो कौन से हेपेरिन लाइक फैक्टर। अभी हेपेरिन क्या करता है, हमारे ब्लड को थिन रखने का काम करता है, यानी कि हाइपरकोएगुलेबिलिटी होने नहीं देता। देन थ्रोम्बोमोडुलिन प्लेटलेट एग्रीगेशन इनहिबिटर्स। अभी जब भी कुछ भी तरह का हमारा थ्रोम्बोसिस होता है तो थ्रोम्बोसिस में मेन कौन सा कंस्टिट्यूएंट वर्क करता है, हमारे प्लेटलेट। हमारा इसे जो प्लेटलेट्स रहते हैं उन प्लेटलेट्स का एग्रीगेशन हो जाता है, यानी कि एक क्लस्टर फॉर्म होता है और उससे क्या बनता है, नॉर्मल ब्लड फ्लो में स्टॉप आ जाता है इस प्लेटलेट के एग्रीगेशन की वजह से। तो इसमें कौन से फैक्टर्स प्रेजेंट रहते हैं, एंटी थ्रोम्बोटिक फैक्टर्स हमारे नॉर्मल एंडोथेलियम में प्रेजेंट रहते हैं, जो कि हेपेरिन के जैसे हेपेरिन लाइक फैक्टर्स, देन थ्रोम्बोमोडुलिन एंड प्लेटलेट एग्रीगेशन इनहिबिटर्स यानी कि क्या, एक्टिविटी सप्रेस करने वाले या फिर ऑपोजिट एक्टिविटी दिखाने वाले। प्लेटलेट एग्रीगेशन इनहिबिटर्स यानी कि प्लेटलेट का एग्रीगेशन ना होने वाले जो फैक्टर्स है उधर एंडोथेलियम लाइन में प्रेजेंट रहती है। अभी जब भी कोई वैस्कुलर इंजुरी आए आपको सबसे पहली स्टेज का है कि नॉर्मल एंडोथेलियम में ऐसा रहता है। अभी नेक्स्ट क्या है, जब भी कोई इंजुरी होती है, हमने इधर देखा है एंडोथेलियम इंजुरी की वजह से थ्रोम्बोसिस कॉज होता है। तो व्हेन वैस्कुलर इंजरी ऑकर्स, जब भी कोई वैस्कुलर इंजुरी यानी कि जब भी कुछ वेसल को इंजुरी होती है तो कोलाजन, इलास्टिन, फाइब्रोनोजन, प्लेटलेट कम्स एट द इंजुरी साइट एंड लीड्स टू द थ्रोम्बोसिस फॉर्मेशन। जैसे कि मैंने आपको बताया था प्लेटलेट का एग्रीगेशन होता है जिससे थ्रोम्बोसिस होता है। तो जब भी कुछ वैस्कुलर इंजरी होती है तो क्या होता है, ये सारे जो प्रोडक्ट्स है वो प्रोडक्ट्स उधर आ जाते हैं। किधर आ जाते हैं, इंजुरी साइट पर आते हैं। यानी कि सपोज अभी आपकी इस वेसल को इधर कुछ एक्सटर्नल ट्रॉमा की वजह से या फिर इन्फेक्शन की वजह से इधर इंजुरी हुआ, यानी कि इस एंडोथेलियल लाइन को क्या हुआ, इंजुरी हुआ। तो एंडोथेलियल लाइन पर इंजुरी हुआ तो क्या आता है उधर, कोलाजन, इलास्टिन, फाइब्रोनोजन एंड प्लेटलेट, ये क्या इस इंजुरी साइट पर आते हैं। यानी कि ये आपका कोलाजन, ये आपका फाइब्रोनोजन, ये आपके कुछ प्लेटलेट्स, ये सारे किधर आएंगे, इस इंजुरी साइट पर आएंगे और इधर ऐसा एक क्लस्टर फॉर्म करेंगे। Then imbalance between the anti-thrombotic and pro-thrombotic mechanism leads to the thrombus formation। अभी एंटी थ्रोम्बोटिक मैकेनिज्म हमने देखा था। एंटी थ्रोम्बोटिक मैकेनिज्म में क्या आता है, ये हेपेरिन लाइक सब्सटेंस, थ्रोम्बोमोडुलिन, प्लेटलेट एग्रीगेशन इनहिबिटर्स एंड प्रोथ्रोम्बोटिक यानी कि थ्रोम्बोसिस को इंक्रीज करने वाले, उसमें क्या आता है, कोलाजन, इलास्टिन, फाइब्रोनोजन, प्लेटलेट्स। तो ये सारे फैक्टर्स इधर आ जाते हैं। जब भी ये सारे फैक्टर्स इधर आ जाते हैं तो ये जो एंटी थ्रोम्बोटिक फैक्टर्स के ये सप्रेस हो जाते हैं। जब एंटी थ्रोम्बोटिक फैक्टर सप्रेस हो जाते हैं और प्रो थ्रोम्बोटिक फैक्टर्स बढ़ जाते हैं तो इस कंडीशन में इधर क्या होता है, ऐसा प्लेटलेट एग्रीगेशन का इधर एक थ्रोम्बोस फॉर्म हो जाता है जिसे हम क्या कहते हैं, थ्रोम्बोसिस कहते हैं। आया समझ में। मेन कॉज क्या है हमारा, इम्बैलेंस बिटवीन द एंटी थ्रोम्बोटिक एंड प्रो थ्रोम्बोटिक मैकेनिज्म। अभी एंटी थ्रोम्बोटिक मैकेनिज्म कौन सा है, ये एंटी थ्रोम्बोटिक मैकेनिज्म था। और प्रो थ्रोम्बोटिक मैकेनिज्म कौन सा है, ये कोलाजन, इलास्टिन, फाइब्रोनोजन, ये हमारे प्रो थ्रोम्बोटिक मैकेनिज्म है। जब भी एंटी थ्रोम्बोटिक मैकेनिज्म कम हो जाता है और प्रो थ्रोम्बोटिक मैकेनिज्म बढ़ जाता है तो इस कंडीशन में आपका थ्रोम्बोसिस ये आपके वेसल में फॉर्म हो जाता है। और जिसका मेन कॉज क्या है हमारा,
एंडोथेलियल इंजुरी। यानी जब भी एंडोथेलियल इंजुरी, इधर हमने क्या देखा, सिर्फ एंटी थ्रोम्बोटिक और प्रो थ्रोम्बोटिक फैक्टर्स कौन से। अभी जब भी इंजुरी हो जाती है तो आपके प्रो थ्रोम्बोटिक फैक्टर्स बढ़ जाते हैं और एंटी थ्रोम्बोटिक फैक्टर कम हो जाते हैं। जब भी इन दोनों के बीच का इम्बैलेंस होता है तो आपका जो नॉर्मल उधर जो ब्लड क्लॉटिंग होता है, तो ब्लड क्लॉटिंग तो होता है पर वो स्टॉप नहीं हो जाता, स्टॉप नहीं हो पाता। क्यों नहीं हो पाता? क्योंकि आपके पास जो आपका एंटी थ्रोम्बोटिक फैक्टर्स है उनका इम्बैलेंस है, या फिर ये फैक्टर्स आपके लिए कम है, तो उसकी वजह से इधर थ्रोम्बोसिस फॉर्मेशन हो जाता है। तो ये था हमारा फर्स्ट कॉज या फिर पैथोफिजियोलॉजी का फर्स्ट पार्ट की एंडोथेलियल इंजुरी की वजह से कैसे आपको थ्रोम्बोसिस हो जाता है। अभी इसके कॉजेस क्या क्या है, एमआई यानी कि मायोकार्डियल इंफ्रैक्शन, then myocarditis, then cardiac surgery, ulceration in arteries, hypertension, then diabetes mellitus, increased cholesterol level and cigarette smoking। अभी ये सारे जो फैक्टर्स है, ये सारे फैक्टर्स क्या करते हैं, आपकी एंडोथेलियल इंजुरी को कॉज करते हैं। कौन सा? मायोकार्डियल इंफ्रैक्शन। मायोकार्डियल इंफ्रैक्शन के बाद क्या, मायोकार्डिटिस, देन कार्डियक सर्जरी। ये तीन आपके हार्ट से रिलेटेड पॉइंट्स है। देन अल्सरेशन इन आर्टरीज, जब भी आर्टरीज में अल्सरेशन होता है तो आर्टरीज के वॉल पर खुद ही लेजन बन जाता है। उस कंडीशन में भी आपके ये फैक्टर्स में इम्बैलेंस होता है और थ्रोम्बोसिस फॉर्म होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। देन हाइपरटेंशन में क्या होता है, ब्लड का प्रेशर ज़्यादा रहता है। जब ब्लड का प्रेशर आर्टरीज के वॉल पर ज़्यादा रहता है तो आर्टरीज के वॉल किससे बनी है, एंडोथेलियल लाइनिंग से। तो एंडोथेलियल लाइन पर क्या आता है, ज़्यादा स्ट्रेस आता है और इधर एंडोथेलियल लाइन की इंजरी हो जाती है। एंडोथेलियल लाइन की इंजरी होगी तो आपका थ्रोम्बोसिस आसानी से फॉर्म हो जाएगा। देन क्या है, डायबिटीज माइलेटस। देन डायबिटीज माइलेटस में क्या रहता है, आपकी ब्लड की कोएगुलेबिलिटी हाई रहती है। जब आपका ब्लड ज़्यादा, जब आपकी विस्कोसिटी ब्लड की ज़्यादा रहती है तो क्या कहते, आपके आर्टरीज पर प्रेशर भी बना रहता है। जब भी आर्टरीज पर लॉन्ग टाइम के लिए प्रेशर बनता है तो एंडोथेलियल लाइन की जो कवरिंग है वो डैमेज हो जाती है और उससे फिर आपको थ्रोम्बोसिस हो सकता है। देन इंक्रीज कोलेस्ट्रॉल लेवल से क्या होता है, कोलेस्ट्रॉल लेवल जब ब्लड में बढ़ती है, अल्टीमेटली ब्लड की विस्कोसिटी बढ़ती है तो ब्लड प्रेशर बढ़ता है। तो आर्टरीज के वॉल पर स्ट्रेस बढ़ता है। जब आर्टरीज के वॉल उस स्ट्रेस को एडप्ट नहीं कर पाती तो इधर एंडोथेलियल इंजरी हो जाती है। देन सिगरेट स्मोकिंग, अभी सिगरेट स्मोकिंग डायरेक्टली आपके एंडोथेलियल लाइन पर इरिटेशन प्रोवाइड करता है या फिर इरिटेशन अप्लाई करता है, तो उसकी वजह से एंडोथेलियल इंजरी हो जाती है। तो ये सारे कॉज थे एंडोथेलियल इंजरी के अंदर आने वाले, यानी कि एंडोथेलियल इंजरी को ये सारे कॉज करते हैं, यानी कि ये सारे फैक्टर्स है जो कि एंडोथेलियल इंजरी को बनाते हैं और एंडोथेलियल इंजरी के बाद आपको थ्रोम्बोसिस हो जाता है। तो ये था हमारा वर्चुअल स्टेट का फर्स्ट मैकेनिज्म एंडोथेलियल इंजरी, जिसमें हमने क्या देखा, प्रोथ्रोम्बोटिक एंड एंटीथ्रोम्बोटिक फैक्टर्स का इम्बैलेंस हो जाता है। देन देखेंगे अल्टरेशन इन ब्लड फ्लो। अभी अल्टरेशन यानी कि जो हमारे जो नॉर्मल आर्टरीज है या फिर नॉर्मल वेसल्स है, सपोज ये हमारी नॉर्मल वेसल है, तो इसमें क्या रहता है, एक एक्सियल फ्लो करके रहता है। एक्सियल फ्लो यानी कि क्या, जो आपके आरबीसी डब्ल्यूबीसी ना, आरबीसी प्लेटलेट्स डब्ल्यूबीसी एंड मैक्रोफेजेस, तो आपके जो प्लेटलेट्स है वो आपके प्लेटलेट्स ऐसे आर्टरी की जो सेंट्रल लाइन है वो सेंट्रल लाइन में आपके प्लेटलेट्स रहते हैं और प्लेटलेट्स के साइड में क्या रहते हैं, आपके जो आरबीसीज और डब्ल्यूबीसीज है वो ऐसे इसके साइड में रहती है और सबसे साइड में क्या रहता है, आपका प्लाज्मा रहता है और ये ठीक है आपका प्लाज्मा है। ये सारा आपका ये क्या है, प्लाज्मा। देन ये क्या है, आरबीसी एंड डब्ल्यूबीसी, और जो सेंट्रल में क्या है, प्लेटलेट्स। तो इस नॉर्मल फ्लो को हम क्या कहते हैं, एक्सियल फ्लो कहते हैं। अभी हम क्या देखेंगे, अल्टरेशन इन ब्लड फ्लो। अभी अल्टरेशन इन ब्लड फ्लो में टू मैकेनिज्म्स आते हैं। फर्स्ट वन इज टर्बुलेंस एंड सेकंड वन इज स्टैसिस। तो टर्बुलेंस में क्या होता है, चेंज इन द एक्सियल फ्लो। अभी ये जो हमारा नॉर्मल एक्सियल फ्लो है, इस एक्सियल फ्लो में चेंज आती है। अभी इसमें चेंज आने के भी कुछ रीजंस होते हैं। जब भी किसी तरह की इंजरी हो जाती है तो हमारे बॉडी का ये जो इन्फ्लामेटरी प्रोसेस है, तो इन्फ्लामेटरी प्रोसेस क्या हो जाता है, हमारा बढ़ जाता है। तो जब इन्फ्लामेटरी प्रोसेस हमारा बढ़ता है तो क्या होता है, जो पर्टिकुलर इंजुरी साइट है उधर हमको ल्यूकोसाइट्स यानी कि डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स उधर हमको प्रोवाइड करने होते हैं। क्यों, इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स दिखाने के लिए। तो उस कंडीशन में क्या होता है, चेंज इन एक्सियल फ्लो, जिसे हम क्या कहते हैं, ब्लड के फ्लो का अल्टरेशन कहते हैं, यानी कि एक्सियल फ्लो आपका चेंज हो जाता है। उसमें क्या होता है, आपके जो प्लेटलेट्स और डब्ल्यूबीसीज है वो आपके जो एंडोथेलियल लाइन है उस एंडोथेलियल लाइन पर आ जाते हैं
और आपका प्लाज्मा और जो आरबीसी रहती है वो आती है आपके सेंटर में। तो ऐसा एक्सियल फ्लो जब अल्टर होता है तो ऐसा होता है। तो क्या होता है, चेंज इन द एक्सियल फ्लो। अभी जब एक्सियल फ्लो में चेंज आएगा तो क्या होगा, प्लेटलेट्स कम साइड द वेसल वॉल। अभी ये जो बीच के जो प्लेटलेट्स है ये किधर आ जाएगी, ये जो आपकी जो वेसल की वॉल है या फिर जो एंडोथेलियल लाइन है उस एंडोथेलियल लाइन पर आपकी प्लेटलेट्स आ जाएंगी। अभी जब ये प्लेटलेट्स इधर एंडोथेलियल लाइन पर आती है तो ये क्या करती है, इस एंडोथेलियल लाइन पर इंजरी कॉज करती है, यानी कि एंडोथेलियल लाइन की इंजरी करती है। अभी हम इधर देखा था एंडोथेलियल लाइन की जब इंजरी हो जाती है तो थ्रोम्बोसिस होता है। आया इधर मैंने ये जो दो एरो बनाए थे इसका मैकेनिज्म ध्यान में। एंडोथेलियल इंजरी के बाद भी ब्लड फ्लो में अल्टरेशन आ सकता है, और जब ब्लड फ्लो का अल्टरेशन होता है तो और एंडोथेलियल इंजरी कॉज होती है। और जब यानी कि इधर हमने देखा क्या, एंडोथेलियल इंजरी विच लीड्स टू थ्रोम्बोसिस, यानी कि इधर आपका ब्लड फ्लो अल्टर हो गया, देन आपका एंडोथेलियल इंजरी हो गया, और एंडोथेलियल इंजरी के बाद आपका थ्रोम्बोसिस हो गया। तो ये था टर्बुलेंस में। सेकंड देखते हैं हम स्टैसिस। अभी स्टैसिस यानी कि क्या, ब्लड फ्लो का जो प्रेशर है उस प्रेशर या फिर उसका जो बहने का स्पीड है उस स्पीड को कम हो जाना, उसे हम क्या कहते हैं, स्टैसिस। अभी O2 रिलीज फ्रॉम द ब्लड से क्या होता है, ऑक्सीजन रिलीज, ऑक्सीजन बाहर आता है। जब भी ब्लड से ऑक्सीजन बाहर आता है तो उसका विस्कोसिटी क्या होता है, बढ़ जाता है, इंक्रीज द विस्कोसिटी। अब जब ब्लड का विस्कोसिटी बढ़ता है तो क्या होता है, हैम्पर द एंटी थ्रोम्बोटिक फैक्टर्स। जब भी ब्लड का विस्कोसिटी बढ़ता है तो जो हमारे ब्लड के जो नॉर्मल एंटी थ्रोम्बोटिक फैक्टर्स है, इधर हमने देखे थे नॉर्मल एंटी थ्रोम्बोटिक फैक्टर्स कौन से, हेपेरिन लाइक फैक्टर्स, थ्रोम्बोमोडुलिन एंड प्लेटलेट्स एग्रीगेशन इनिबिटर्स, ये तीन हमारे कौन से एंटी थ्रोम्बोटिक फैक्टर्स है। तो जब भी ब्लड का विस्कोसिटी बढ़ता है तो आपका एंटी थ्रोम्बोटिक फैक्टर्स का हैम्पर हो जाता है, या फिर इसमें डिस्टर्बेंस आते हैं, ये नॉर्मली वर्क नहीं कर पाते, और उससे क्या होता है, थ्रोम्बोसिस होता है। अभी जब भी ये फैक्टर्स आपके कम हो जाएंगे तो क्या होगा, प्लेटलेट्स एग्रीगेशन इनिबिटर्स है फॉर एग्जांपल, यानी कि प्लेटलेट्स के एग्रीगेशन को इनिबिट करने वाले फैक्टर्स है। अभी आपके फैक्टर्स ही नहीं बचे तो क्या होगा, प्लेटलेट का और ज़्यादा एग्रीगेशन होगा, हेपेरिन लाइक सब्सटेंस भी नहीं बचा, यानी कि आपका ब्लड हाइपरकोएगुलेशन स्टेट में जाएगा। तो इस कंडीशन में आपको थ्रोम्बोसिस फॉर्म होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। आया अल्टरेशन इन ब्लड फ्लो में टू स्टेट्स है, एक टर्बुलेंस है और सेकंड वन इज स्टैसिस है। स्टैसिस में क्या होता है, आपके ब्लड का जो विस्कोसिटी है वो बढ़ जाता है, और टर्बुलेंस में क्या होता है, जो आपका नॉर्मल एक्सियल ब्लड फ्लो है उसमें चेंज आते हैं, आपके जो प्लेटलेट्स है वो प्लेटलेट्स आपकी वॉल की पेरीफेरी पर आ जाती है, ये फिर वॉल पर आ जाते हैं। वॉल पर हमारी एंडोथेलियल लाइन प्रेजेंट है, एंडोथेलियल लाइन को इंजरी करते हैं, और जब भी एंडोथेलियल लाइन पर इंजरी होती है तो अल्टीमेटली आपका थ्रोम्बोसिस होने वाला है। देन थर्ड एंड लास्ट पॉइंट ऑफ टुडेज वीडियो इज हाइपरकोएगुलेबिलिटी। अभी हमने ये जो दो कंडीशन पढ़ी इसमें हमने देखा हाइपरकोएगुलेबिलिटी कैसे होता है, जब एंडोथेलियल इंजरी के बाद भी हाइपरकोएगुलेबिलिटी आती है, और अल्टर ब्लड फ्लो, जब ब्लड फ्लो का अल्टरेशन होता है तब भी ये स्टेज आने वाली है, यानी कि ब्लड का जो कोएगुलेशन है वो हाइपर हो जाएगा, या फिर ब्लड ज़्यादा ठीक हो जाता है हाइपरकोएगुलेबिलिटी स्टेट में। अभी इसके मेन कॉजेस कौन से हैं, डायबिटीज मेलाइटस, देन जेनेटिक फैक्टर्स हो सकते हैं, देन इंक्रीज द क्लॉटिंग फैक्टर्स 8, 9 एंड 11, 8, 9 एंड 11 के जो क्लॉटिंग फैक्टर्स बढ़ते हैं तो भी आपका ब्लड हाइपरकोएगुलेशन स्टेट में जाता है। देन म्यूटेशन इन द क्लॉटिंग फैक्टर 5, जब आपके क्लॉटिंग फैक्टर 5 नंबर में म्यूटेशन आता है तो भी आपको हाइपरकोएगुलेबिलिटी स्टेट आ जाती है। देन डिफेक्टिव फाइब्रोलाइसिस यानी कि क्या, ब्रेकडाउन होना, यानी कि आपके ब्लड के जो नॉर्मल फाइब्रिन्स है, जब ये वो फाइब्रिन के जो थ्रेड्स रहते हैं उनका ब्रेकडाउन नहीं हो पाता, या फिर उनका नॉर्मली मेटाबॉलिज्म नहीं हो पाता, तो उनका अमाउंट आपके ब्लड में बढ़ता है, और जब उसका ब्लड में अमाउंट बढ़ता है तो प्लेटलेट एग्रीगेशन होने में और ज़्यादा आसानी होती है, क्योंकि प्लेटलेट को एग्रीगेट होने में फाइब्रिन भी हेल्प करता है। तो डिफेक्टिव फाइब्रोलाइसिस एंड डिक्रीज द एंटी थ्रोम्बोटिक फैक्टर्स, यानी कि जब एंटी थ्रोम्बोटिक फैक्टर्स डिक्रीज हो जाते हैं तो अल्टीमेटली आपकी हाइपरकोएगुलेबिलिटी बढ़ती है। तो ये सारे कॉजेस है हाइपरकोएगुलेबिलिटी के, जिसमें इंपॉर्टेंट है डायबिटीज मेलाइटस, देन जेनेटिक, देन म्यूटेशन इन क्लॉटिंग फैक्टर 5 एंड डिफेक्टिव फाइब्रोलाइसिस। तो ये सारे आते हैं हाइपरकोएगुलेबिलिटी में। तो ये था हमारा पैथोफिजियोलॉजी हमारे थ्रोम्बोसिस फॉर्मेशन का, जिसमें हमने देखा एंडोथेलियल इंजुरी से कैसे होता है, इसमें कौन से फैक्टर्स काम करते हैं, जिसमें इनबैलेंस कैसे होता है एंटी थ्रोम्बोटिक फैक्टर और प्रोथ्रोम्बोटिक फैक्टर का। देन अल्टरेशन इन ब्लड फ्लो, जिसमें हमने देखा टर्बुलेंस क्या होता है, स्टैसिस क्या होता है, और ब्लड का एक्सियल फ्लो कैसे अल्टर होता है, देन स्टैसिस में उसकी विस्कोसिटी कैसे बढ़ती है, और देन लास्ट में हमने क्या देखा कि हाइपरकोएगुलेबिलिटी यानी कि क्या, और हाइपरकोएगुलेबिलिटी से कौन से कॉजेस होते हैं, और हाइपरकोएगुलेबिलिटी यानी कि आपका ब्लड की जो नॉर्मल जो थिकनेस है वो थिकनेस बढ़ जाती है, और जब थिकनेस बढ़ती है तो आपको थ्रोम्बोसिस होने के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं। देन नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है इस हमारे थ्रोम्बोसिस का,
जो कि है हमारा कॉम्प्लिकेशंस ऑफ द थ्रोम्बोसिस, जिससे हम हमारे नेक्स्ट वीडियोज में कवर कर लेंगे। तो ये था थ्रोम्बोसिस के पैथोफिजियोलॉजी के बारे में, जो कि आपके लिए 5 मार्क के लिए इंपॉर्टेंट है। अगर इस पॉइंट पर आपको कुछ डाउट्स है तो कमेंट सेक्शन में बताना, वीडियो आपके फ्रेंड्स के साथ शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू।